हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद फैमिली में। आज हम पढ़ने वाले हैं मुग़ल शासन व्यवस्था। इसके पिछले टॉपिक में हमने जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, और आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। अब स्टार्ट करते हैं मुग़ल शासन व्यवस्था से। मंत्रिपरिषद को विराजत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों का संचालन करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र एवं मीर समन में विभाजित किया था। औरंगजेब के समय में अशद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि का निरीक्षण सद्र कहलाता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य। सूबेदार का पद प्रांतों में शांति स्थापित करना था। प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होता था। बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था। फौजदार जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। आमिल या अमलगुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। कोतवाल नगर प्रधान होता था। सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। आमिल ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना इसका कार्य होता था। अब शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य को समस्त भूमि 3 भागों में बटी थी: खालसा भूमि, जागीर भूमि और सयूरगल या मदद-ए-मास भूमि। तो खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में थी। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि थी। सयूरगल या मदद-ए-मास भूमि अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि होती थी। इसे मिल्क भी कहा जाता था। शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहशाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की थी। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पोलज भूमि, दूसरा थी परती, तीसरा थी चाचर, चौथी बंजर भूमि थी। पहली पोलज, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी। वर्ष में 2 बार फसल उगाई जाती थी। परती, इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। चाचर भूमि, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। तथा बंजर भूमि, यह खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। 1570 से 1571 ईस्वी में
टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी। एक को तखसीस दूसरे को पहले को तखसीस और दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे: खुद काश्त, पाही काश्त और मुजारियन। पहले हैं खुद काश्त। ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। पाही काश्त ये दूसरे गांव जाकर भूमि पर कृषि करते थे। मुजारियन खुद काश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे, उन्हें मुजारियन कहते थे। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय हुई। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई और साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्था। गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नशक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। सप्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चित किया जाता था, जो नकद लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभाजित थी: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञात होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञात होता था। नोट: अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया। अब पढ़ते हैं मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था, जो जुन्नार के समीप है। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु कौंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी एवं 1670 ईस्वी में लूटा। पुरंदर की संधि
1665 ईस्वी में महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित थी। पहली थी पागा सेना, ये नियमित घुड़सवार सैनिक थे। दूसरा सिलहदार सेना, इसमें अस्थायी घुड़सवार सैनिक होते थे। तीसरा पैदल सेना होती थी। शिवाजी को तोपे अंग्रेजों ने प्रदान किए थे। शिवाजी को तोपे जो था वो अंग्रेजों ने प्रदान किए थे। महाराष्ट्र के प्रमुख संत, पहले ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहत टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा नामदेव, इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विट्ठल थे। विठोबा या विट्ठल की उपासना को बरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। इसमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब से संकलित हैं। तीसरा है एकनाथ, इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा। चौथे तुकाराम, इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। पांचवा रामदास, महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि दसबोध, उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे, स्वराज और मुगतई स्वराज। पहला, जो क्षेत्र प्रत्यक्षता मराठों के नियंत्रण में थे उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। दूसरा मुगतई या मुल्क ए कदीम, यह वह क्षेत्र था जिसमें वे चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करते थे। नोट, चौथ एवं सरदेशमुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भू राजस्व का 1/4 था, जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था, जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर इस पर मराठा उस पर दावा करते थे। सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। अब हम पढ़ने वाले हैं मराठों के अष्टप्रधान के बारे में। पेशवा प्रधानमंत्री होते थे, राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करते थे। सरी-ए-नौबत सेनापति होते थे, सैन्य प्रधान होते थे। ये अमात्य राजस्व मंत्री होते थे, आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे। बाकयान 20 सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। चिटनीस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना इनका कार्य होता था। सुमंत विदेश मंत्री होते थे। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते थे। पंडित राव न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था।
शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग का प्रारंभ किया। शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को दो बार में लूटा था। एक बार 1664 ईस्वी में और दूसरी बार 1670 ईस्वी में। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखर्रब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी सवलदार किले का आंतरिक व्यवस्था की देखभाल करता था। शरह नौबत किले की सेना का नेतृत्व करता था। शौनिश किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवस्था एवं भंडार की देखरेख करता था। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता था। 2 मार्च 1700 में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया, जो औरंगजेब के कब्जे में था। शाहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें शाहू विजय हुआ। शाहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहते थे। 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमज़ोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी के से अटक तक फहराने लगेंगी। उत्तर में शाहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हम हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी शिवा गांव की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित में रहा था। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई थी।
माधव राव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसमें मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा का पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं अंग्रेज और मराठा के संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियाँ। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुई थी। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में हुई थी। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। बशीन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई थी, उसके एक साल बाद। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई थी। राजापुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में हुई थी। नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में। पूना की संधि 1817 ईस्वी में तथा मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुई थी। अब हम इधर देखते हैं। माधव राव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। पेशवा माधव राय नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक समिति करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बन गया। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। इस सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थक को वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ था। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ। इसमें भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे आधुनिक भारत के बारे में। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।